गुजरात का स्वर्णिम जयंती वर्ष चल रहा है और आईआईएमए भी अपना स्वर्णिम जयंती वर्ष मना रहा है। मैं आप सबको, आईआईएमए को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सौभाग्य मिला। मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। और इसके कारण आप लोगों को कुछ भी कहने का मेरा हक भी नहीं बनता है। मैं जानता नहीं हूं आपके एल्यूमिना मेंबरशिप की क्या कैटेगरी है, क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि मैं भी यहां 2 दिन के लिए पढ़ने के लिए आया था। मैं पूरे मंत्रिपरिषद को और मेरे मंत्रिपरिषद के सभी साथी और सभी मेरे सचिव उन लेकर के मैं 2 दिन यहां आया था। स्टूडेंट की तरह बैठा था, कुछ सीखने की कोशिश की थी। अब बाद में मैंने जो कुछ भी किया उससे आप ट्राई कर सकते हैं कुछ सीखा हूं कि नहीं सीखा हूं। लेकिन सिखाने वालों का कोई दोष नहीं है, उन्होंने पूरी कोशिश की थी। हम लोग इस स्वर्णिम जयंती अवसर पर मिले हैं। आईआईएमए को मैं एक अलग नजरिए से हमेशा देखता आया हूं। दुनिया के शहर बनने के पीछे कोई न कोई इतिहास होता है। शायद अहमदाबाद एक ऐसा अपवादरूप शहर है जिसे मजदूरों ने बनाया है। यह शहर मिल मजदूरों की आबादी वाला शहर रहा। इसका पूरा जीवन का मेन स्ट्रीम मिल मजदूरों की जिंदगी थी और मिल उद्योग यही एक उद्योग था यहां। और इसलिए इस शहर की कोई वैश्विक पहचान नहीं बनती थी। टेक्सटाइल को छोड़कर के इस शहर को कोई जानता नहीं था। लेकिन 50 साल पहले जब आईआईएम का शुरू होना और धीरे धीरे उसने जो अपनी पोजीशन एक्वायर की, उसका परिणाम हुआ कि अहमदाबाद की ग्लोबल पहचान बन गई और अहमदाबाद को ग्लोबल पहचान देने में आईआईएम का रोल रहा। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और उसी के कारण, वरना हम मजदूरों का शहर, झुग्गी झोपड़ी चालियों का शहर, उसमें से एकदम से हम बाहर आए और एक नई पहचान बनी। और उस अर्थ में गुजरात की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके यहां होने के कारण भी हुआ है। उनके अपने प्रयास और पुरुषार्थ के कारण दुनिया भर में यहां से जो स्टूडेंट्स गए तो यहां की पहचान लेकर के गए, यहां का परिचय लेते गए, यहां की यादें लेके गए और वो सब मिला जुला करके आज हमारा बहुत बड़ा फायदा उस परंपरा के कारण हो रहा है। मतलब गुजरात स्वर्णिम जयंती अवसर मना रहा है तो हम हमारी इस पूरी यात्रा की तरफ नजर करते रहते हैं। हम सबको भारत के तिरंगे झंडे का बहुत स्वाभिमान है, बहुत गर्व है और इस तिरंगे के लिए हम बड़े शान के साथ, गर्व के साथ जीते हैं। हर देशवासी, हर गुजराती के दिल में ये तिरंगा रंग है। लेकिन मैंने गुजरात में इस तिरंगे को
गुजरात की धरती को रंगने का प्रयास किया है। गुजरात ने सबसे पहले श्वेत क्रांति की, अमूल के साथ एक पहचान बनी और सफेद रंग की जगह हमने श्वेत क्रांति के माध्यम से दुनिया के सामने अपना इस भाव को, उस इमोशंस को एक्शन में ला करके दिखा दिया। गुजरात एक ऐसा राज्य जहां 10 साल में 7 साल अकाम रहता है, वाटर स्कैर्सिटी वाला स्टेज। हिंदुस्तान में जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात होती है तो गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, उसी नदियों के पार्ट का ही चर्चा होती है या पंजाब की बात होती है। गुजरात एक मरुभूमि, रेगिस्तान, उसकी कभी एग्रीकल्चर में चर्चा नहीं होती। अरे कोई एग्रीकल्चर और गुजरात सुने तो उनको बड़ा अजूबा लगता है, क्योंकि हमारे पास एक नर्मदा नदी के सिवाय कोई नदी नहीं, और इतना बड़ा रेगिस्तान, और उधर पाकिस्तान। तो ये हमारा गुजरात, और उसके कारण उसमें हमारी पहचान नहीं थी। लेकिन 2001 और 2010 पूरा 10 साल ऐसे इनिशिएटिव लिए, उसका मैं विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आईएमए ने भी उसका स्टडी किया, किताब आईएमए ने निकाली है, आप जरूर उसको देखिए। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बल दिया, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉलेज शेयरिंग के लिए एक नई मूवमेंट खड़ी करी, और उस सब का परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.5% के आसपास रहता है। 4% करने के लिए पिछले 20 साल से शपथ लिए जाते हैं, हर वर्ष शपथ लिया जाता है, जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, लेकिन अभी तक हम देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% तक नहीं ले जा पाए। मित्रों, मुझे संतोष के साथ कहना है कि गुजरात ने एक पूरे दशक 2001 to 2010 हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहा है 9.6%। तो मित्रों, श्वेत क्रांति से हमने सफेद रंग भर दिया, हरित क्रांति से हमने ग्रीन कलर से भी हमारे तिरंगे झंडों को एक्शन में लाए। अब है केसरिया रंग। मित्रों, पूरा विश्व में ऊर्जा का रंग केसरिया रंग है। ऊर्जा की जब पहचान आती है तो केसरिया रंग के साथ आती है। और अब हम ऊर्जा क्रांति की दिशा में कदम उठा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। गैस हो, पेट्रोलियम हो, सोलार हो, हर क्षेत्र में हम एक नई क्रांति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों के यहां तो माइथोलॉजी में सूर्य के 7 घोड़ों की कल्पना है। सूर्य शक्ति माना जाता है, 7 घोड़ों से सूर्य का रथ चलता है। मित्रों, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां मेरे सिर्फ ताप्ती के किनारे पर इन 7 घोड़ों वाला सूर्य का रथ दौड़ रहा है। वहां न्यूक्लियर एनर्जी की व्यवस्था है, वहां सोलार है, वहां विंड एनर्जी है, वहां थर्मल है, वहां हाइड्रो है, वहां क्लीन एनर्जी है, वेस्ट वाटर से ट्रीटमेंट करके हम कर रहे हैं, लिग्नाइट है, यानी हर प्रकार से बिजली पैदा करने का काम अकेले नर्मदा के तट पर हो रहा है। और मुझे याद है, जिस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में आया था, उस समय हमारे पास जो टोटल बिजली थी, हो सकता है 1-2 साल में उतनी बिजली तो हम देश में उसका बिजनेस करेंगे, बेचेंगे। गुजरात हिंदुस्तान का पेट्रोलियम कैपिटल बन चुका है। हम सोलार में दुनिया का कैपिटल बनेंगे। दोस्तों, आपको गर्व होगा। गुजरात इज द वर्ल्ड कैपिटल। और जिस प्रकार से हमने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक कदम उठाए हैं और जिसको पूरे हिंदुस्तान में उसकी सराहना हो रही है और दुनिया भर के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें केसरिया रंग इस ऊर्जा के रिवॉल्यूशन से, एनर्जी सेक्टर के रिवॉल्यूशन से हम बढ़ रहे हैं। मित्रों, औद्योगिक विकास में आज गुजरात की अपनी एक पहचान बन गई है। बहुत तेजी से गुजरात औद्योगिक विकास में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कभी कभी जो लोग और राज्यों में जाकर के आते हैं तो मुझे पूछते हैं पहला सवाल कि मोदी जी सब्सिडी क्या देंगे।
ये आप जो सीईओ है वो भी अपने मालिकों को बताते होंगे, यार जरा ये पूछना गुजरात सब्सिडी क्या देता है। और आमतौर पर इन्वेस्टर्स को कई, अभी तो धीरे धीरे कम हो गए हैं मेरे यहाँ, वरना पहला सवाल यही होता था सब्सिडी क्या देंगे। तो मैं सबको कहता हूं भाई मैं किसी को सब्सिडी नहीं देता हूं, मैं आपको सीढ़ी देता हूं, बस चढ़ते रहिए ऊपर। आप में जितना दम है ऊपर चले जाइए। मित्रों, हम एक डेवलपमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट देते हैं। एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होने के कारण, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के कारण, पॉलिसी में स्टेबिलिटी होने के कारण कोई भी व्यक्ति बहुत जल्द डिसीजन ले सकता है, उसको अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी तुरंत महसूस होती है और वो अपने आप इसका फायदा उठा सकता है। तो हमने इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट बनाया है जिसके कारण आज गुजरात विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हमें सोचना होता है और हम कितनी बारीकी से काम, मैं इंक्लूसिव शब्द तो मैं बहुत बार सुनता रहता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि ये सचमुच में क्या कहना चाहते हैं इंक्लूसिव वाले। हम भी बोलते हैं, हमारी सरकार भी बोलती है, मतलब मेरा उसका मीनिंग बड़ा अलग है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आपको ये पता होगा गुजरात में वाइब्रेंट इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, दुनिया के इतने देश के लोग आ जाते हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो, सब बातें सुनते हैं आप लोग। लेकिन इसके लिए मेरा समय जाता है 2 साल में एक बार, और वो भी 2 दिन। 2 साल में एक बार, वो भी सिर्फ 2 दिन। तो मेरा पक्का है 2011 12-13 जनवरी, देन 2013 12-13 जनवरी, देन 2015 12-13 जनवरी, ऐसा फिक्स। जबकि मैं अभी इन दिनों मेरे राज्य में काम चल रहा था, अभी 6 दिन पहले पूरा हुआ, पशु आरोग्य मेला कर रहा था। 2700 कैटल कैंप किए, उनके हेल्थ चेकअप का बहुत बड़ा अभियान चलाया, और ये मैं पिछले 5 साल से लगातार कर रहा हूं, और उसका परिणाम ये आया है कि मेरे राज्य में छोटा सा भी वेदर चेंज होने के कारण, थोड़ा ज्यादा पानी भर जाने के कारण, अगर 5-7 दिन लगातार बारिश रही तो हमारे यहां कैटल में 163 डिसीज ऐसे थे जो तुरंत उभर करके आते थे और पशु हमारे मरते थे। ये लगातार काम करने का परिणाम ये हुआ है, आज मेरे राज्य में से 112 डिसीज टोटली इरेडिकेट हो गए हैं। अब ये इंक्लूसिव ग्रोथ में ये आता है कि नहीं आता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो भी महत्वपूर्ण रखता है। मित्रों, आपने इतना सारी पढ़ाई लिखाई की, आप आईआईएम में पढ़ के गए, बाहर भी बहुत कुछ कोर्सेज किए होंगे, आपने कभी नहीं सुना होगा कि पशु को भी कैटरेक्ट होता है। इंसान तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाता है। मित्रों, मेरा अकेला राज्य ऐसा है जो कैटल का कैटरेक्ट ऑपरेशन करता है। कैटल की डेंटल ट्रीटमेंट करता है। यानी हम विकास की कितनी बारीकियों की ओर ध्यान देते हैं जिसका आप अंदाज लगा सकते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों पर जाता है। जिस प्रकार से हम एक ऐसा स्टेट है जिसके पास रॉ मटेरियल नहीं है। मित्रों, सामान्य रूप से उद्योग वहीं आएगा जहां रॉ मटेरियल होगा। ये ऐसा स्टेट है जिसके पास आयरन ओर नहीं है, लेकिन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में आज हम लीड कर रहे हैं। मित्रों, रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास, लेकिन मेरे पास न कोयला है न पानी है, उसके बावजूद भी हम एनर्जी में आज देश में लीड कर रहे हैं। तो मित्रों, कभी कभी हम किस प्रकार से नीतियों को बनाते हैं, किस प्रकार से डेवलपमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से प्रोएक्टिव पॉलिसीज को हम बल देते हैं, वो होती है जो एक बाय एंड लार्ज इन्वेस्टर कम्युनिटी को विश्वास देती है, और उसी का परिणाम है कि आज गुजरात प्रगति की राह पर चला जा रहा है।
उसके साथ जरूरत होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी अनिवार्यता होती है, और भारत जैसा देश, 100 करोड़ का देश, अगर हमने प्रारंभ से ही ह्यूमन रिसोर्स को एक शक्ति रूप में माना होता तो आज देश कहीं से कहीं पहुंच गया होता। मित्रों, हमने आजादी के पहले आजादी के लिए जो आंदोलन का भाव पैदा किया था, स्वराज्य के लिए जो स्पिरिट पूरे देश में फैलाया था, अगर वैसा ही स्वराज्य के लिए हम आजादी के बाद फैला देते तो आज विश्व में हम बिल्कुल नंबर 1 पर होते। देर नहीं करते, हमारे पास सब कुछ है। और मेरे गुजरात के ये दायित्व से मैं विश्वास से कह सकता हूं, यही कानून, यही ब्यूरोक्रेसी, यही फाइलें, यही परंपराएं, यही दफ्तर, इन सब रहते हुए भी हिंदुस्तान को नंबर 1 पर लाया जा सकता है। मित्रों, ये गुजरात एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूं। इतनी ताकत पड़ी है हमारे देश में, इतना सामर्थ्य है हमारे देश में। हमारे अंदर भीतर विश्वास होना चाहिए, हाँ ये देश दुनिया को कुछ दे सकता है, और गुजरात ये अनुभव कर सकता है, गुजरात ये सिद्ध कर सकता है, गुजरात ये दुनिया को रास्ता दिखा सकता है कि हम स्थितियों को अनुकूल भी कर सकते हैं, हम स्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई गुजरात की सफलता का राज क्या है, कई लोग कहते हैं। हमारे यहां एक स्वभाव बन गया देश आजाद होने के बाद कि इसे कौन करेगा, तो सरकार करेगी। कि गड्ढा है, कौन करेगा, सरकार करेगी। फलाना नहीं है, कौन करेगा, सरकार करेगी। और उसी के कारण जैसे डेवलपमेंट या कुछ भी काम करना ये सरकार का जिम्मा बन गया, एक ऐसी साइकोलॉजी बन गई। हमने मित्रों एक परिवर्तन लाया है, सबसे बड़ा परिवर्तन, मैंने डेवलपमेंट को मास मूवमेंट बनाया है, विकास को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया है। हर व्यक्ति, अब गांधी जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, देखिए 1857 के बाद का इतिहास की तरफ नजर करें, क्या देश को आजादी दिलाने के लिए लोग शहीद नहीं होते थे क्या? बहुत लोग होते थे। 6 लाख लोगों ने शहादत ली है। लोग जेलों में नहीं जाते थे, फांसी पर नहीं चढ़ते थे, चढ़ते थे, लेकिन वे अपने आप देश के लिए मर मिटते थे। वो देश के लिए फना होने को तैयार थे, लेकिन उनके मरने के बाद दूसरा खड़ा होने तक इंतजार करना पड़ता था। फिर दूसरा खड़ा होता था, वो मरता था, फिर तीसरे के खड़े होने का इंतजार होता था। गांधी ने क्या किया? गांधी ने आजादी को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। अगर आप सफाई भी करते हो तो कहता है मैं देश की आजादी के लिए सफाई कर रहा हूं। आप खादी पहनते हो तो भी कहता है मैं देश की आजादी के लिए खादी पहनता हूं। मैं किसी को पढ़ाता हूं तो भी कहता हूं मैं किस लिए पढ़ाता हूं, मैं देश की आजादी का सैनिक हूं। यानी देश के अंदर एक माहौल बना दिया गांधी ने कि आप जो भी काम करते हो देश की आजादी के लिए करते हो, और पूरे मूवमेंट को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, और उसको अंग्रेज लोग समझ नहीं पाए। किसी एक को फांसी पर लटका देना तो अंग्रेजों के लिए सरल था, लेकिन कोई सूद कांपते कांपते भी देश की आजादी का जंग लड़ रहा है, उसको क्या कर सकते हैं? गांधी ने जो जन आंदोलन खड़ा किया, उसने देखते ही देखते हमें आजादी दिला दी। मित्रों, विकास को भी जन आंदोलन बना देंगे तो हम दुनिया के अंदर इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 100 करोड़ देशवासी, 200 करोड़ भुजाएं, मित्रों इतना बड़ा मस्तिष्क का सामर्थ्य, हम दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकते हैं, इस जन आंदोलन में परिवर्तित करने का हमने प्रयास किया है, और उसके नतीजे हमें मिल रहे हैं। ये हम 9.6% एग्रीकल्चर ग्रोथ पर पहुंचे, कैसे पहुंचे? हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जन आंदोलन खड़ा किया। हर एक को लगता था हमारे गांव में छोटा चेक डैम बनाऊंगा, मैं पानी को रोकूंगा। कोई कहता मैं बोरी बांध बनाऊंगा, कोई कहता मैं खेत तालाबड़ी बनाऊंगा। एक जन आंदोलन खड़ा किया, और उसका परिणाम आया कि परिवर्तन आने लगा है। भाई बहनों, गुजरात ने इसे एक मंत्र को पकड़ करके आगे बढ़ा है, और अब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ओर भी, हम दुनिया में पहले राज्य हैं जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई। वी आर फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी बनाई है। वी आर फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है। मैं जब आया तो शायद हमारे यहां 8 या 9 यूनिवर्सिटीज थी, अब करीब हम 25 पर पहुंच रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम
एक्सपर्टाइज के पर फोकस कर रहे हैं, हम सेंटर फॉर एक्सीलेंसी के पर फोकस कर रहे हैं। उन सारी चीजों का नतीजा यह है कि आज गुजरात बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है। आने वाले दिनों में गुजरात विद इन गुजरात ये चित्र नया उभर करके आ रहा है। जिस प्रकार से हम नए नगरों का निर्माण करने जा रहे हैं, चाहे हमारा गिफ्ट सिटी हो, चाहे धौलेरा का हमारा SIR हो, पूरा कोस्टल एरिया 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन, कल तक लोगों को बोझ लगता था ये समुद्र का जल, पीने का पानी नहीं है, ये नमकीन हवाएं, यहां क्या होगा, लोग छोड़ छोड़ के चले जाते थे। मित्रों, आज लोग वापस आ रहे हैं। पूरा नया गुजरात के कोस्टल बेल्ट पे खड़ा हुआ है और बड़ा बहुत ही आधुनिक रूप में और बहुत सशक्त रूप में आने वाले कुछ ही साल में ये नजर आने लगेगा। विकास का एक नया आयाम आपको नजर आने लगेगा। ये कच्छ, बहुत साल ऐसे थे कि कच्छ के अंदर के सरकार में भी किसी को नौकरी मिलती थी तो पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था। यहां मुझे कच्छ कहां भेज दिया। मित्रों, कच्छ एक ऐसा स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था कि जहां पर पॉपुलेशन का माइनस ग्रोथ था, लोग अपना गांव शहर छोड़ के चले जाते थे। आज मित्रों, कच्छ कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि 10 साल के भीतर भूकंप के बाद कहां पहुंच गए, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मित्रों, आज 5 किलोमीटर रेंज में सबसे ज्यादा बिजली कहां अगर पैदा होती है पूरे हिंदुस्तान में, तो कच्छ में होती है। 5 किलोमीटर रेडियस में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टील पाइप 15 किलोमीटर रेंज में कहां सबसे ज्यादा पैदा होती है, तो कच्छ में पैदा होती है। और अब तो टूरिज्म को भी इतना बड़ा बल मिल रहा है कि जिसके कारण गुजरात एक नए क्षेत्र में अपने कदम दर्ज करा रहा है। हम गुजरात के अच्छे टूरिस्ट हैं, दुनिया के किसी में कोने में जाइए, केम छो, हर कोने पे मिल जाएंगे, बोलेगा केम छो। लेकिन गुजरात टूरिज्म का डेस्टिनेशन नहीं बना। पिछले कुछ सालों का प्रयास रहा है हमारा कि जिसके कारण गुजरात आज टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना है। और विकास की मेरी जो कल्पना है उसमें हम 1/3 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं, 1/3 एग्रीकल्चर पर बल दे रहे हैं और 1/3 सर्विस सेक्टर पर बल दे रहे हैं। तीनों पिलर पर हम गुजरात की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि कभी कोई एक जगह पे अच्छे बुरे दिन आ जाए तो भी टोटल इकोनॉमी को कभी बहुत बड़ा जर्क नहीं लग सकता है और समाज जीवन सुढंग से चल सकता है। उस विचार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि गुजरात के सारे प्रयास, आखिरकार हम जो भी कर रहे हैं, ये तिरंगा हम फहरा रहे हैं भारत मां की शान के लिए। भारत समृद्ध हो इसलिए गुजरात काम कर रहा है। हम देश के विकास के लिए, गुजरात का विकास, इस मंत्र को लेकर के काम कर रहे हैं। आप लोग अपने अनुभव, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति जिस रूप में भी गुजरात के साथ जोड़ना चाहते हैं, मेरा आपको निमंत्रण है। आइए हम सब मिलकर के, धरती भले ही गुजरात की हो, हिंदुस्तान का भला करने के लिए कुछ कदम उठाएं। फिर एक बार आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय स्वर्णिम गुजरात।